अशोक गर्ग जैसे एक साथी की जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं उसके पहले मैं एक दो चार शब्द जन विचार मंच के बारे में बताना आपको चाहूँगा, इसलिए कि हमारे हर आयोजन में बहुत से ऐसे लोग ऐसे भी आते हैं जो पहली बार उसमें आए हैं। ये करीब 22-23 साल पहले लखनऊ के एक छोटे से समूह ने जो कमिटेड सेकुलर और डेमोक्रेटिक लोगों का एक समूह था, उन्होंने इस संगठन की बुनियाद डाली थी। और तब से हम लगातार देश और समाज के सामने जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लगातार विचार विमर्श करते रहे हैं। और हमारे इन आयोजनों में हमने हर फील्ड के बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है और जो वो आते रहे। इरफान हबीब, प्रभात पटनायक, प्रवीर पुरकायस्थ, डी रघुनंदन, पी साईनाथ, तमाम डिफरेंट फील्ड्स के लोग यहाँ पर बोल चुके हैं। आज के इस आयोजन के लिए ख़ास तौर से हम लोगों ने कॉमरेड प्रकाश करात को दावत दी थी और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपने बहुत मशगूल अपने शेड्यूल से भी थोड़ा वक्त निकाल के यहाँ पर आ सके। शायद इसलिए भी उन्होंने इतनी शॉर्ट नोटिस पर ये वक्त निकाला होगा कि वो हम साथी अशोक गर्ग के लिए उनकी याद में प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके बारे में अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, जो हम बोल चुके हैं उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं 2-3 चीज़ें और उनके बारे में बताकर अभी बाकायदा ये व्याख्यान शुरू होगा। साथी अशोक गर्ग एक अद्भुत व्यक्ति थे और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ ये है कि उन्होंने हमारे शहर और प्रदेश को एक ऐसी शख्सियत तराश के दी, जैसे कि मधु खुद कहती हैं, वो बताती हैं कि वो खुद भी और मधु भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली से आते थे। वो खुद भी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आ रही थी और अशोक ने उनको जिस तरह से, बल्कि वो शब्द उन्होंने यूज किया, गढ़ा या तराशा, जिस तरह से, उसका नतीजा ये हुआ कि हमें अशोक जी ने तराश के एक हीरा दे दिया फिर। और आज हम ज़्यादातर लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वो संघर्ष करती हुई महिलाओं की पहचान और उनकी आवाज़ बन चुकी है। उनके बहुत से योगदानों में एक योगदान ये भी है, बहुत बड़ा योगदान है। जब उनकी किताबों की बात हो रही थी तो मैं बीच में भूल न जाऊं, इसलिए बीच में ही बात कह रहा हूं आपसे कि हम लोगों ने अभी फिर से उसको रिप्रिंट कराया बहुत सी किताबों को और उसको बहुत सब्सिडाइज कॉस्ट पे, एक टोकन प्राइस पर उसको 20 रुपए की एक किताब हमने उसको रखी हुई है और एक सेट 200 रुपए का है उसका। तो फिलहाल यहाँ के ऊपर वो आप बाहर जब निकलेंगे तो आप में से जिसको भी दिलचस्पी है इन चीज़ों से, वो उम्मीद है कि वो उन किताबों को लेंगे। मैं 1-2 यादों को भी अपनी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। हम सब यही कहते थे कि वो बहुत ही संजीदा आदमी हैं, बहुत ही, मेरा भी ऐसे ख्याल था कि वो हंसते कम हैं, ये ज़ोर से बहुत कम हंसते हैं, खुल के हंसना जिसे कहते हैं, कहाँ लगाना। 2 ऐसे मौके ज़रूर मैं याद करना चाहूँगा जिस पर वो हमेशा बहुत खुल के हंसे। जैसे पहला, मैं अक्सर उनसे ये कहा करता था कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कई सदियों में एक साथ जी रहा है। 19वीं शताब्दी में भी है,
20वीं शताब्दी में भी जी रहा है, 21वीं शताब्दी में भी जी रहा है। तो हम लोग एक दूसरे से मजाक करते थे कि 19वीं शताब्दी में कौन लोग जी रहे होंगे। मैं किसी का इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। तो फिर ये है कि अब हमारा सब्जेक्टिव एवोल्यूशन भी हो सकता है। कौन लोग 20वीं शताब्दी में जी रहे थे, कौन 21वीं शताब्दी में जी रहे थे। तो बाद में बात इस पर टूटती थी कि भाई ये जो संगी हैं ये हार फूल लेके 21वीं शताब्दी का इंतजार करते रहे और 21वीं शताब्दी उनसे कतरा के निकल गई और फिर वापस वो 19वीं शताब्दी में चले गए। इस बात को लेकर बहुत हंसी होती थी, बड़ा खुल के हंसते थे। दूसरी बात जिस पर बहुत खुल के हंसते थे वो ये था, जब मैं अक्सर जिक्र करता था उनसे, बल्कि एक बार मैंने कोट किया मॉर्टिमर व्हीलर, जो बड़ा मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट था। जब मैं उनको बता रहा था कि मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी जो पढ़ी, तो उसमें उसने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उसमें लिखा कि देयर आर ऑलवेज सम पीपल हु एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट बट लिव इन द पास्ट। यानी उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता है वर्तमान में, लेकिन वो जीते हमेशा अतीत में है। तो वो यही जोर से नारा लगाते थे, संगी जिंदाबाद। यही लोग वो हैं बस। इस तरह की बहुत सी जब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर वो बहुत खुल के मैंने उनको हंसते देखा, कहा लगा के। अदरवाइज वो जोक्स के ऊपर भी ऐसे जोक जिसमें हम लोग हंसते हंसते गिर जाते थे, वो इतना माइल्डली मुस्कुराते थे उसके ऊपर कि लगता है कि कुछ जैसे कोई बात ही नहीं हुई। तो इसलिए बजाय ये कहने के कि हम किसी मॉर्निंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, वी आर हियर टू सेलिब्रेट हिज लाइफ। अब इसके बाद मैं सीधे भी ये आग्रह करूंगा कॉमरेड प्रकाश कराज से कि वो यहाँ आएँ और उस टॉपिक पर अपनी बात रखें जो उनकी चिंताओं में बहुत था। वो आखिर तक ये कहते थे, 2-3 दिन पहले भी मेरी जब मुलाकात हुई थी, बड़ी चिंता उनको इस बात की थी कि देश में जिस तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी को लीले जा रहा है बिल्कुल, और जिस तरह से धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता जिस तरह से देश को खोखला कर रही है, वो बार बार कहते थे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, लेट अस डू समथिंग। ये सारी उनकी चिंताएं थी और इसीलिए उन्हीं चिंताओं को और समझने के लिए हम लोगों ने कॉमरेड कराज से ये कहा कि आप इस टॉपिक पर अपनी बात रखें तो बहुत बेहतर होगा। आप लोग अपने मोबाइल प्लीज, मोबाइल ये तो आप साइलेंट पर लगा लेंगे आप। प्रोफेसर रमेश दीक्षित, प्रोफेसर नदीम हसनैन, विशिष्ट अतिथिगण और साथियों, मैं जन विचार मंच के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज कॉमरेड अशोक गर्ग की स्मृति के संबंध में आज ये संवाद जो हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। सबसे पहले मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो आप माफ़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा ये बात रखने के लिए। आज हमारे देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 11 साल के शासन के बाद जो गुणात्मक परिवर्तन आया है उसको अभी भी बहुत कम लोग पूरी तरह समझ पाए हैं। आज हमारे देश में एकाधिकार का पूरी तरह
स्थापना हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो प्रभुत्व है हमारे राजनीतिक व्यवस्था में वो कायम हो चुका है और उसमें अगर हमारे लोकतंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो अभी अधिनायकवाद पूरी तरह जम गया है हमारे राजनीतिक व्यवस्था में। दूसरा, हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो विचारधारा को हमारे देश के शासक वर्ग पूरी तरह ग्रहण किया है। और तीसरा, हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म का जो कुछ ढांचा रहा वो भी खत्म हो रहा है। और चौथा, इस अधिनायकवाद के माध्यम से हमारे देश में जो कुछ संघवादी ढांचा था संविधान में वो भी खत्म हो रहा है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो हमारे संविधान में जो 3 बुनियादी सिद्धांत थे, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का और संघवाद का, ये तीनों सिद्धांत इतनी कमजोर हो चुका है या वो इरोड हो चुका है कि संविधान का फॉर्मल स्ट्रक्चर, औपचारिक जो रूप है वो है, लेकिन उनके जो एसेंस है वो खत्म हो रहा है। तो ये 4 बातें जो मैंने रखा, ये 11 साल के दौरान किस तरह ये अनफोल्ड हो चुका है ये समझना जरूरी है। अधिनायकवाद का जो अभी हमारे देश में रूप है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के जो कुछ संविधान के तहत संस्थाएं हैं वो संस्थाओं पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है। और वो हमारे देश के जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जो एजुकेशनल और कल्चरल, शिक्षण और सांस्कृतिक संस्थाएं, उस सब पर उनका कब्जा हो चुका है। और अभी आखिरी स्टेज में हमारे देश में जो चुनाव आयोग है, जिसका भी एक संवैधानिक स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उस इलेक्शन कमीशन में भी जो अभी बदलाव आया है वो आप भी देख रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश में जो संसदीय जनवादी प्रणाली है उसके जो इंटेग्रिटी है, चलाने के लिए जो बॉडी है, वो चुनाव आयोग में भी अभी ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो पूरी तरह एग्जीक्यूटिव सरकार के दिशा निर्देश पर अभी चल रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में जो चेक्स और बैलेंसेस है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, वो चेक्स और बैलेंसेस भी खत्म हो रहा है। मैं इस पे और बाद में आऊंगा, लेकिन पार्लियामेंट का जो हाल है अभी, कि हर साल हम देख रहे हैं कि जो सेशंस होते हैं, डेली सिटिंग का जो सेशंस है वो कम होते जा रहा है। और जो भी विधेयक पास किया जाता है, वहाँ बिल्स पास किए जाते हैं, उसका कोई प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं होता है। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे लेजिस्लेशंस
पार्लियामेंट में पारित किया गया है, जिसका जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री कमिटीज की जो स्क्रूटनी होनी चाहिए वो नहीं होता है। और दूसरी ओर पार्लियामेंट को बाईपास करके बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो एग्जीक्यूटिव का अधिकार नहीं है, तो पार्लियामेंट का ही महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे दूसरा जो पहलू है जो समझना बहुत जरूरी है, वो है कि हिंदुत्व का जो विचारधारा है उसको हमारे सरकारी क्षेत्र में और समाज के स्तर पर हर पहलू में उसका घुसपैठ हुआ है। और अभी जो राज्यों में जो राज्यों के सब्जेक्ट है, जैसे शिक्षा है, स्कूल की शिक्षा है, वो तो स्टेट सब्जेक्ट भी है, लेकिन जिस तरह केंद्रीकरण हुआ है, एक तरफ अधिनायकवाद है, अधिनायकवाद का मतलब है अति केंद्रीकरण, कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में और दूसरे जो स्टेट सब्जेक्ट्स है उस सब में केंद्र की ओर से हस्तक्षेप हो रहा है और डायरेक्ट इंटरवेंशन से हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में भी हिंदुत्व के जो मूल्य है उसको घुसपैठ करने के लिए अभी प्रक्रिया चल रहा है। इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि हमारे देश में राज्य स्तर पर जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटीज स्टेट रन यूनिवर्सिटीज है, राज्य सरकार के तहत है और बहुत से राज्यों में वहाँ के विधानसभा में इन विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए कानून पास किए हैं। लेकिन आज यूजीसी के माध्यम से और गवर्नर जो है राज्यपाल के हस्तक्षेप से वाइस चांसलर कौन होगा यूनिवर्सिटीज में, ये अपॉइंटमेंट में अभी केंद्र स्तर से हस्तक्षेप होके गवर्नर के माध्यम से अपॉइंटमेंट हो रहा है। केरल में वहाँ जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं अभी, उसमें वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट जो वहाँ के कानून के मुताबिक, यूनिवर्सिटीज के जो कानून पास किया गया है असेंबली में, उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। चांसलर, क्योंकि वहाँ राज्यपाल है, गवर्नर है, उनके माध्यम से वहाँ वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश की जा रही है। अभी ही एक यूनिवर्सिटी में वहाँ गवर्नर ने स्टेट के, राज्य सरकार के नुमाइंदे जो सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए कानून के मुताबिक, वो न रह के उसको बाईपास करके कमेटी बना के वहाँ वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट के लिए तय किया गया है और उसके लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा है इसके राज्य सरकार को और उस पर अभी स्टे लगाया गया है। तो ये रोज अभी कानूनी लड़ाई हो रहा है। तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में जो जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर कौन होंगे वहाँ गवर्नर तय करते हैं, नॉट द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट एंड एज पर द लॉ पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी, ऑफिशियल आइडियोलॉजी बन रहा है, और इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे देश में जो शासक वर्ग है, और हम शासक वर्ग के का मतलब है कि जो हमारे देश के सत्ता के पीछे जो वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है, हमारे देश के बड़े इजारेदार, पूंजी, बड़े भूस्वामी, जमींदार वगैरह, ये रूलिंग क्लासेस ने अभी बड़े पैमाने पर
हिंदुत्व के विचारधारा को अपनाया है। और वही से ये ज़मीन तैयार हुआ है कि हमारे देश में एक हिंदुत्व और कॉरपोरेट का गठजोड़ बन चुका है। ये गठजोड़ ही सबसे ताकत या बल देते हैं हमारे देश की आज की सरकार के लिए। क्योंकि कॉरपोरेट्स का मतलब क्या है? हमारे देश के इजारेदार जो पूंजीपति है, उनको ये पिछले 11 साल में जितना नीतियों से फायदा मिला है, प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी से, आज़ादी के बाद इस तरह कभी भी हमारे देश के इजारेदार पूंजीपतियों को इतना फायदा नहीं मिल चुका है। अभी हमारे देश में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर था अरिजित पटेल, उन्होंने 2 साल पहले एक स्टडी, उनको तो हटाया गया डिप्टी गवर्नरशिप से, उन्होंने एक पेपर तैयार किया है जिसमें उन्होंने ये विश्लेषण किया है कि हमारे देश में 5 बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बड़े घराने हैं जो उभर के आए हैं, जिनका अभी हमारे उद्योग और सर्विसेज में एकाधिकार कायम हुआ है, मोनोपोली कायम हुआ है। वो 5 हैं: अंबानीज, अदानीज, टाटास, कुमार मंगलम बिरलास एंड आरसेल और ये मित्तल, एयरटेल का मित्तल। ये 5 बड़े बिजनेस घरानों का हमारे देश के टोटल बिजनेस एसेट्स जो है, इंडस्ट्रियल एसेट्स है, उनका 1/4 उनके हाथ में है अभी। तो ये मोनोपोली कॉन्सेंट्रेशन जो है, और ये मोनोपोली कॉन्सेंट्रेशन आप देखेंगे, इसके बारे में अगर कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, एक आध लोगों के बारे में हमें डायरेक्ट पता है, जैसे टाटास में है कि वो लोग फुल्ली, आप उनसे बात करेंगे तो वो सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री के सपोर्टर नहीं है, मोदी के समर्थक नहीं है, वो नागपुर खुद गए हैं, आरएसएस हेडक्वार्टर्स में जाके वहाँ भागवत जी से मिलके सपोर्ट डिक्लेयर किया है। उसमें इंक्लूडिंग रतन टाटा भी नहीं है, रतन टाटा खुद गए थे। तो ये हमारे देश के बिग बिजनेस जो है, उनका जो पार्टनरशिप है अभी आरएसएस के साथ और हिंदुत्व के साथ, इसका बहुत प्रोफाउंड असर होने वाला है। क्योंकि पूरे रिसोर्सेस हमारे देश के जो बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जो साधन है, वो आरएसएस और बीजेपी के डिस्पोजल पे है। और ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मॉडल है, जो कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, 2047 तक वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, ये इनका जॉइंट प्रोजेक्ट आरएसएस और हमारे देश के बड़े कॉर्पोरेट्स का, और पूरी तरह हमारे देश के आर्थिक जो ढांचा है वो इसी मॉडल पर जब विकसित करने के लिए वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका असर जो है, इस मॉडल का असर हम अभी देख सकते हैं कि भारत has become the most unequal, one of the unequal countries in the world. आर्थिक असमानता के स्तर से देखा जाए तो जो आंकड़े अभी 2 साल पुराना है, मेरे ख्याल में और भी बढ़ गया होगा असमानता, लेकिन 1% हमारे देश के जो टॉप प्रतिशत की आबादी है, उनके हाथ में 40% से ज़्यादा देश की संपत्ति उनके हाथ में केंद्रित हो चुका है। तो ये मॉडल जो बना है वो आगे बढ़ेगा तो हमारे देश में और असमानताएं बढ़ेगी, और हमारे देश के जो वर्किंग क्लास है, किसान है, खेती और मजदूर है, और दूसरे जो
शोषित तबके हैं उनके हालात और भी खराब होने वाला है, कंडीशंस और भी खराब होने वाला है। तो ये तीसरा जो पहलू है, ये 11 साल के बाद की बात जो करते हैं, तो उसमें ये संघवादी ढांचा जो आज जिस पर बहुत बड़ा हमला है, उसमें उत्तर प्रदेश में जो आप लोग रहते हैं, यहाँ ये संघवादी ढांचा या स्टेट्स के अधिकार के बारे में ज़्यादा लोगों में चेतना नहीं है, क्योंकि हमेशा यही कहा गया कि ये तो उत्तर प्रदेश तो पूरे भारत का केंद्र है। देसी भारत और यूपी में कोई ये नहीं है, लेकिन बाकी जगहों में, चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, या दक्षिण भारत के राज्य हो, या उत्तरी पूर्वी इलाके के राज्य हो, उनके जो अपनी पहचान है, भाषा के है, संस्कृति के है, और जो स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्संगठन के लिए आंदोलन चला आज़ादी के बाद, कि अब हम अपने भाषा और जातीयता के लोगों के साथ हमारा एक अलग प्रांत होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, उसके आधारित एक उसमें सरकार और प्रशासन और ढांचा होना चाहिए। ये हमारे देश के जनतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा था या दौर था। तो वहाँ सब जो है, अभी क्या हो रहा है, ये अति केंद्रता का जो ड्राइव है, अखंड भारत का जो आरएसएस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये सब अलग अलग राज्यों की जो पहचान है उसको ख़त्म करना चाहिए। और आरएसएस पहले भी लिखा था, एक उनका एक विचारक का किताब हम पढ़ रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 70 राज्य होना चाहिए, 70 स्टेट्स, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, कोई भाषा या दूसरे पहचान के आधार पर नहीं होना चाहिए। और उसका मतलब 70 राज्य होगा तो ये राज्य बहुत कमज़ोर होंगे, दे वोंट हैव द रिसोर्सेस और द आइडेंटिटी, तो पूरी तरह केंद्र स्तर पर ही यूनिटरी स्टेट होना चाहिए, फेडरल स्टेट नहीं होना चाहिए। तो उसका जो अभी हमला है, ये फेडरलिज्म पर ही हमला नहीं है, लोकतंत्र पर भी हमला है। क्योंकि अभी एक राज्य में वहाँ की जनता चुनाव में किसी पार्टी को विधानसभा में बहुमत दे के चुनती है और वो सरकार बनाती है, उस पार्टी वो सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं आजकल। उनके लिए जो साधन केंद्र से मिलना चाहिए, रिसोर्सेस, वो नहीं दे पा रहे। किसी न किसी बहाने से उस पर रोक लगाएंगे। जब तक आप हमारी हिदायत नहीं मानेंगे, डायरेक्शन नहीं मानेंगे, आप अपनी पॉलिसी पर चलेंगे तो आपको फंड नहीं मिलेगा। जो फंड कॉन्स्टिट्यूशनली जो शेयर है स्टेट्स का, उस शेयर से न दे के उसको विथहोल्ड करेंगे। लेकिन जहाँ भाजपा शासित राज्य है, प्रदेश है, उनको तो देंगे, उससे ज़्यादा भी देंगे। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की सरकार है, और बिहार में जब इस चुनाव के पहले भी नीतीश कुमार की सरकार थी, कि दोनों उनके साथ गठबंधन में है, तो उस राज्य को, उन राज्यों को जितना भी फंड जरूरत है उससे भी ज़्यादा भी दे रहे थे। तो अभी ये सिचुएशन आ गया है कि जैसे मैंने शिक्षा की बात कहा कि एक एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अलग अलग उन्होंने योजना बनाए हैं। पीएम उषा उच्च शिक्षा के लिए, पीएम श्री स्कूल शिक्षा के लिए, और उसमें अगर आपके राज्य सरकार कहती है कि हमें ये स्कीम की ज़रूरत नहीं है। केरल में स्कूल शिक्षा काफ़ी एडवांस्ड है,
तो ये स्कीम हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे कोई हमें फायदा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि आप 100 स्कूल चुनेंगे, पीएम श्री बना के, प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगेगा गेट पर, पीएम श्री स्कूल डिक्लेयर होगा वगैरह। केंद्रीकरण हो रहा है पूरी तरह। कौन सा स्कूल चुना जाएगा उसमें भी केंद्र का से होगा उसमें। तो हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए। 2022 में ये स्कीम लागू हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, ये इस पर अग्रीमेंट नहीं करोगे, एमओयू नहीं करेंगे, तो बाकी जितने भी समग्र शिक्षा में स्कीम और फंड है उसको रोक दिया। तो उसका जरूर असर पड़ा है केरल के शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि 1100 करोड़ का फंड दूसरे स्कीम में जो मिलना चाहिए उस पर रोक लगाया गया है। तो ये हर क्षेत्र में है। मकान बनाने के लिए हाउसिंग, जो गरीब के लिए मकान बनाने के लिए एक स्कीम बनाया गया है, लाइफ मिशन, उसमें से 10% केंद्र सरकार फंड देती है, 90% है राज्य सरकार का। लेकिन उनका कहना है ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का जो है आवास योजना, उनका फोटो लगेगा घरों पर। तो हमने कहा ये जो हमारी जनता है वहाँ, जिनको ये मकान दिया जा रहा है, इनके डिग्निटी के विरुद्ध है कि उनको ये कोई देन दे रहा है। हमने कहा इनका अधिकार है हाउसिंग, और हम 90% फंड दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वहाँ एक फ्रंट में घर में ब्रांडिंग करना पड़ेगा, तभी 10% वो फंड मिलेगा। हमने कहा हमें जरूरत नहीं है 10%, मैनेज कर लेंगे। लेकिन हर चीज़ में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे योजनाएं हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, धीरे धीरे केंद्र ये सब फंड्स अपने हाथ में लेके वो योजना स्कीम्स बना रहे हैं। तो ये केंद्रीकरण, अति केंद्रीकरण से वो चाहते हैं कि पूरे देश में एक ही समान का, जो पहले आरएसएस का स्लोगन होता था, वन नेशन वन कल्चर वन लैंग्वेज, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। और इवेंचुअली दे वांट ओनली वन पार्टी, वो भी है वन लीडर या वन पार्टी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आज ये अधिनायकवाद और अति केंद्रीकरण के माध्यम से अभी लागू किया जा रहा है। और आरएसएस के हिंदुत्व का जो लक्ष्य है, अभी आरएसएस का 100 साल का अभी उनका वर्षगांठ वो मना रहे हैं, 100 years ऑफ आरएसएस, हिंदू राष्ट्र कायम करने का। तो हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए सरकारी और सत्ता के जो रिसोर्सेस है और मशीनरी है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे और खतरनाक है कि समाज के अंदर जमीनी तौर पर परमानेंट एक कम्युनल डिवाइड स्थापित कर रहे हैं। सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण और विभाजन है उसको स्थापित कर रहे हैं। पहले हम देखते थे, अगर आप 50 और 60 और 70 के पिछले शताब्दी के सदी के आप पूरे एनालिसिस और स्टडीज देखते थे सांप्रदायिकता के बारे में, तब आप देख सकते हैं कि क्लियर कॉरलेशन होता था कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले कहीं दंगे हो जाते हैं, ताकि इमीडिएट कोई कॉम्युनल पोलराइजेशन से उनको कुछ इलेक्टोरल गेन मिले, कोई फौरन चुनावी लाभ मिले। लेकिन वो जमाना खत्म हो गया। अभी तो परमानेंट है, हर रोज हर समय 24 घंटे कोई ना कोई इशू होगा जिससे ये कम्युनल डिवाइड परमानेंट किया जाए। और वही सोच और वैचारिक जो समझ है वो हमारे संवैधानिक संस्थाओं में भी अभी
घुसपैठ कर लिया है। हमने कहा संस्थाओं पर कब्जा करने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसका रोज हम उदाहरण देख सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ही 2 हाईकोर्ट के टिप्पणी या निर्णय पर मैं बताना चाहता हूँ। एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी मेरे ख्याल में बिजनौर से एक केस आया था, किसी को अरेस्ट किया गया था, वो मुस्लिम था, तो उनके भाई ने एक पोस्ट किया कि इनके गिरफ्तारी से मेरे भाई को खतरा है और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है उनको लिंच भी किया जा सकता है। उन्होंने पोस्ट किया तो उस पर केस फाइल किया गया है भाई पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो ये एफआईआर को क्वॉश करने के लिए अपील में आया। तो वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि पोस्ट में डायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं है कोई धर्म के बारे में, लेकिन हिडन मीनिंग हो सकता है इसे, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सकता है। तो ये हम रिजेक्ट करते हैं, क्वॉश नहीं करेंगे। कि कहना कि मेरे भाई विक्टिम हो सकता है, टारगेट हो सकता है और उसको लिंच किया जा सकता है, तो कहने से इसका मतलब ऑलरेडी यू आर डायरेक्टली मेकिंग अ चार्ज। तो उसके लिए एफआईआर को अपहोल्ड किया गया है। उसी तरह भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वह 8 गांवों में, जो आदिवासी गांव है, वहाँ बोर्ड लगाए गए हैं कि ईसाई जो पुरोहित है, पास्टर्स कहते हैं, या कोई कन्वर्टेड क्रिश्चियन है आदिवासी, वो गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 2 लोग गए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करते हुए कि ये इस तरह के बोर्ड लगाना गलत है, इसको हटाया जाए। तो सरकार की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, डिफेंड किया कि उन्होंने कहा कि पूरे अधिकार है, वहाँ के आदिवासियों को का धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ तनाव पैदा होगा, ये होगा, इसलिए बोर्ड ठीक है। कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया कि अगर वो जाते हैं तो धर्म परिवर्तन करने के लिए संभावना है, खतरा है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। तो जो एंटिसिपेट करेंगे ये कोई जाने से हो यही करेंगे, तो जुडिशरी भी यही इस तरह के पोजीशन आज ले रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म भी एक बेसिक फीचर है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फीचर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेसिक फीचर भी आज बेसिक फीचर नहीं रह गया है और फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं रह गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने जो चुनौती है उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक तरह समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक पार्टी का एकाधिकार कायम करना ही तक सीमित नहीं है, वन पार्टी रूल। एक ज़माने में इमरजेंसी के पहले हम कहते थे कांग्रेस पार्टी एक पार्टी का एकाधिकार कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पार्टी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इससे भी और बुनियादी तरीके से हमारे देश में जो आज़ादी के बाद एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने निर्माण किया और कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक बनाया गया है, उसको पूरी तरह बदलने के लिए कोशिश है। और इसमें राजनीतिक पहलू है, इसमें सांस्कृतिक पहलू है, इसमें सामाजिक पहलू है और वैचारिक पहलू है, सब चीज़ें हैं। इसको सबको मिला के देखने से ही हम आज हमारे सामने जो
चुनौती है उसको समझना हम समझ पाएंगे। इस चुनौती को सामना करने के लिए अभी तक हम जो प्रयास किए हैं या कोशिश करते आए हैं वो हमारा अधूरा रहा है या पूरी तरह हम समझ के नहीं कर पाए। हमारे देश के जो विपक्ष में जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जो लेफ्ट पार्टीज को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्युलर विपक्षी पार्टियां हैं, वो भाजपा और आरएसएस को काउंटर करने के लिए चुनावी मैदान में ही उसको काउंटर करने के लिए प्रयास करते हैं। उनका मेन फोकस वही है कि चुनाव के टाइम भाजपा को कैसे हराया जाए और उसके लिए क्या हम टैक्टिक्स बनाएं, क्या क्या हम रिसोर्सेस गैदर कर सकें। ये पूरी हमारी फोकस रहा है, पूरा फोकस रहा है। लेकिन भाजपा आरएसएस का जो अभी जो शक्ति है या ताकत है और जो प्रभुत्व उन्होंने कायम किया है, उसको चुनावी मैदान में ही आप लड़के हरा नहीं पाएंगे। क्योंकि उन्होंने जिस तरह समाज में ये राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव कायम किया, जमाया है, उसको सिर्फ चुनावी मैदान में ही आप फाइट करके लड़के उसको आइसोलेट और डिफीट नहीं कर पाएंगे। ये पहला एक हमें एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। दूसरा, वामपंथी पार्टियां जो है, वामपंथी पार्टियां खास तौर पर हमारे देश के मेहनतकश जनता के आर्थिक समस्याएं, उनके जो रोटी रोजी के जो समस्याएं हैं, उनके जो वेजेस की समस्याएं हैं वगैरह, उन सवालों को लेके संघर्ष करते हैं और मैदान में जाके लोगों के बीच में जाके उनको मोबिलाइज करके संघर्ष करते हैं। और वामपंथी पार्टियों में भी आमतौर पर ये समझ रही है कि लोगों को इस तरह लामबंद करके संघर्ष में उतार के उनको सरकार की नीतियों के खिलाफ उतार के हम सरकार के खिलाफ और शासक पार्टी के खिलाफ एक पॉलिटिकल फोर्स तैयार कर पाएंगे और उस तरह उनको फिर चुनाव में हराया भी जा सकता है अगर हम लोगों को इस तरह मोबिलाइज करें। लेकिन ये भी अप्रोच या दृष्टिकोण में कमी है या कमजोर त्रुटि है। अभी तक ये 11 साल के अनुभव बताता है कि जितना भी आप मजदूरों के या किसानों के या दूसरे मेहनतकश तबकों के मांगों के लिए लड़ेंगे, संयुक्त संघर्ष चलाएंगे, व्यापक आंदोलन करेंगे, जब तक ये आंदोलन और संघर्ष आरएसएस और बीजेपी के राजनीतिक वैचारिक मुद्दों के खिलाफ भी संघर्ष नहीं होता है, वो संघर्ष पूरी तरह फिर राजनीतिक रूप धारण नहीं करता इनके विरुद्ध में। एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस जो फोर्स तैयार होना है उस रूप से नहीं तैयार होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत से जगहों में अभी हमारे जो सबसे शोषित तबके हैं, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो किसान हो, खेतिहर मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, इन सब में ये हमें मानना पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव ऑलरेडी पहुंच चुका है। और बहुत सी जगहों में जब हम मजदूरों के और किसानों के संघर्ष करते हैं, उनके आर्थिक सवालों पर, वो संघर्ष में वो आते हैं, शामिल होते हैं,
लेकिन उनका राजनीतिक सोच और चेतना बदला नहीं है। और वोट में हम देखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाके वोट भी देते हैं, क्योंकि हमारी ये फेलियर रहा है कि हम ये दोनों संघर्षों को कंबाइन नहीं किया है, उनको साथ साथ जोड़ के नहीं चलाया है। तो हम अपने ट्रेड यूनियन के कॉमरेड्स, बहुत से कॉमरेडों को हमने पूछा है, जहाँ हमारे ट्रेड यूनियन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, कि वही मजदूरों के बस्तियों में आप कभी भी कुछ ट्रेड यूनियन मुद्दों के अलावा कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक और वैचारिक मुद्दे उठाए हैं या कोई एक्टिविटी करें। ये थ्योरेटिकल और आइडियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं, लेकिन सोशल और कल्चरल एक्टिविटी ट्रेड यूनियंस क्यों नहीं करते? वर्कर्स के बस्ती है, उनके परिवार वहाँ हैं, वहाँ रहते हैं। आप फैक्ट्री में जाके, फैक्ट्री फ्लोर में वो ट्रेड यूनियन संघर्ष करते हैं, लेकिन बस्तियों में वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम जो गतिविधियां हैं, जैसे आरएसएस के महिलाओं के लिए बहुत से वो एक्टिविटीज गतिविधियां करते हैं। ये हमने देखा अभी केरल में इस बार लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कुछ जगहों में जहां बीजेपी नहीं है, बीजेपी पार्टी नहीं है, चुनाव के टाइम उस पोलिंग बूथ के अलावा आसपास कोई उनके प्रचार नहीं हुआ है, स्क्वाड नहीं गया है, हाउस टू हाउस कैंपेन नहीं रहा है। लेकिन जब बैलेट बॉक्स खुला तो 150-200 वोट मिला है, जहाँ बीजेपी गायब है। फिर हमने और गहराई से देखा तो वहाँ के महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा करके मंदिर, जो मशहूर मंदिर है, इम्पोर्टेंट मंदिर में ले गए बसों में, और उनके साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहा है, बीजेपी के प्लेटफॉर्म से नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक जो कुछ काम है आरएसएस का, उसको काउंटर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमारा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहा है। तो ये जो अभी हमारी जिम्मेदारियां क्या है इसमें, इस पर अगर हम विचार करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी बनता है कि पहले जो सेक्युलर विपक्षी पार्टियां हैं, जो गैर लेफ्ट पार्टियां हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ चुनावी टैक्टिक से आप बीजेपी को अलग थलग नहीं कर पाएंगे। अभी बिहार के चुनाव के बारे में बहुत से चर्चाएं हो रही हैं, हम उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, SIR वोटर लिस्ट का बात छोड़ दीजिए, उसका भी अभी हम कुछ विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट में डिलीशन हुआ है, कटौती हुआ है, और जहाँ एडिशन भी हुआ है, उसमें कोई कॉरलेशन ज़्यादा नहीं है बीजेपी की सफलता और हार में। तो ये मुख्य कारण नहीं हो सकता, लेकिन बाकी चीज़ों में चुनावी टैक्टिक्स ही समझ लीजिए, जो जातीय समीकरण और गठजोड़ करने का सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहा है बिहार। उसके लिए हमारी पार्टी जहाँ चुनाव लड़े हैं, झारखंड से हमने वहाँ से डिटेल लिया किस तरह वो ऑपरेट किए हैं। चुनाव मशीनरी में आपके उत्तर प्रदेश से सैकड़ों हजारों लोग गए हैं आरएसएस बीजेपी के वहाँ, और सिर्फ 1-2 हफ्ते चुनाव के कैंपेन के लिए नहीं है, वह गए हैं 2 महीने पहले बैठे हैं, 6 हफ्ते पहले जाके वहाँ उनको बताया कहाँ जाना चाहिए, किस एरिया में, वहाँ के जो सोशल कॉम्पोजिशन देके उस तरह के लोगों को भेजा है, और वो 2 महीने से वहाँ रोज रिपोर्ट भेजते हैं। तो ये सब टैक्टिक्स जो वो करते हैं, यू कैन नॉट मैच दोज टैक्टिक्स। तो सिर्फ चुनावी टैक्टिक से आप उनको हराने नहीं जा सकता है। तो इसलिए
रोजमर्रा लोगों की जो दैनिक जीवन में समस्याएं, इश्यूज है, उसमें लोगों को इकट्ठा करना, उनके बीच में काम करके, संघर्ष करके, आंदोलन करके उनको जो जोड़ने की बात है, लामबंद करने की बात है, वो ये पार्टियां नहीं करते हैं। ये हमारी आलोचना है, क्योंकि हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत सीमित फोर्स है। जब तक ये बड़ी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जैसे, या दूसरे हर राज्य में बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनावी फोकस में, चुनावी दृष्टिकोण से ही टैक्टिक्स बनाते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने कहा, लेफ्ट पार्टीज के लिए ये बहुत अभी अत्यंत जरूरी बन गया है हमारे लिए कि हमें जिस क्षेत्र में हम समझते हैं कि हमें हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और सांस्कृतिक क्षेत्र की बात मैं ही कर रहा हूं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी केरल में जैसे हमारे अभी आप कह सकते हैं वामपंथी पार्टियों का 35 से 40% वोट बेस है, वो कम नहीं होगा, हमेशा 35-40% रहेगा। लेकिन ये 35-40% जो हमारे जन आधार है, उसमें 80-90% लोग हैं जो अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। वहाँ 3 बड़े धार्मिक ग्रुप्स हैं, आप जानते हैं। तो अभी तक हमारे लेफ्ट का पोजीशन रहा है, ये तो आपकी निजी बात है, हम उस क्षेत्र में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि आपके अधिकार अगर कोई आपको वंचित करने की कोशिश करें, अपने धार्मिक जो अधिकार हैं उस पर हम, माइनॉरिटी हो कोई भी हो, उसका डिपेंड करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। तो ये पोजीशन लेने के बाद अभी हमें महसूस हुआ है कि केरल जैसे देश में, प्रदेश में, जहाँ सेकुलरिज्म बहुत मजबूत है, लोगों की चेतना में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आरएसएस और बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ रहा है? बहुत से मंदिरों का कब्जा आरएसएस के हाथ में है। वहाँ सब मंदिरों में मैनेजिंग कमेटी होता है, तो क्योंकि हम तो वहाँ जाते ही नहीं, हम अपने कार्यकर्ता, हमारे पार्टी मेंबर सबको कहते हैं इसमें दखल मत दो, तो मैदान हमने छोड़ दिया। सब जगह आरएसएस अभी मंदिरों को कब्जा करके वहाँ के तमाम, वो सिर्फ मंदिर का ही गतिविधियाँ नहीं है, हर मंदिर के साथ कुछ त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल्स वगैरह सब आरएसएस मैनेज कर रहे हैं। तो 4 साल पहले, 5 साल पहले हमें ये पता लगा, और अभी धीरे धीरे हमने कहा है कि हमें इन कमिटियों में सेक्युलर माइंडेड लोगों को भेजना है। इसका मतलब क्या है कि वो नॉन रिलीजियस नहीं, वो रिलीजियस है, आस्था रखने वाले हैं, लेकिन सेक्युलर है। ऐसे लोगों को अभी हम हर मंदिर के कमेटी में अभी इस पर कंटेस्ट हो रहा है, आरएसएस वर्सेस व्हाई शुड वी लीव इट टू देम। और उसका मतलब है कि वहाँ का सोशल लाइफ भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं मंदिर के कंट्रोल के कारण। तो ये अभी बहुत से अभी आलोचना हुई कि हमारी सरकार, वामपंथी सरकार, सीपीएम लेड गवर्नमेंट, अभी सबरीमला सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ, अभी लाखों लोग, अभी बहुत प्रॉब्लम हो गया, अभी लाखों लोग पहुँच रहे हैं, अभी वो सीजन शुरू हुआ है। तो सबरीमला का विरासत क्या है, हेरिटेज क्या है, इतिहास क्या है, इस पर हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया अभी, जिसमें 40,000 लोग भाग लिए। तो ये कहा कि कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं अभी धर्म के साथ। हमने क्या किया उस सम्मेलन में? हमने कहा सबरीमला मंदिर का एक परंपरा है, वहाँ कोई भी जा सकते हैं, सिर्फ वो व्रत वगैरह पालन करना है। मुस्लिम भी जा सकते हैं, ईसाई भी जा सकते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं।
सिर्फ उनको वो सब पर व्रत पालन करना पड़ेगा, वो काले कपड़े पहनना पड़ेगा वगैरह, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है उस मंदिर में। दूसरा क्या है, मंदिर जंगल के पहाड़ के ऊपर है, उसके चढ़ने के साथ साथ एक मस्जिद है वहाँ, और वो मस्जिद उस क्या नाम है उसका, मुझे अभी बार नाम में नहीं आ रहा है, वो सबरीमला के भगवान का असिस्टेंट होता था पहले, अकॉर्डिंग टू लेजेंड। तो पहले मस्जिद में जाके फिर मंदिर पर चढ़ते हैं। तो हमने कहा ये हम परंपरा को डिफेंड करने के लिए हम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म के लिए हमें ये सब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, ताकि हमारे देश के जो कॉम्पोजिट ट्रेडिशन है, सेक्युलर ट्रेडिशन है, उसको हम सुरक्षित रखें। तो मेरा कहना ये है कि आने वाले दिनों में हमें ये जो हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ का जो आज शासन है, तो एक तरफ पूरी तरह हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। जिस तेजी से ये नीतियां लागू हो रहा है, आप हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन वहाँ के आदिवासी इलाकों में जाके देखिए कि जिस तरह पूरी तरह आदिवासी इलाकों में, जंगल का इलाका मतलब आदिवासियों का इलाका, माइनिंग के लिए खोल दे रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, उसका विस्थापन हो रहा है पूरी तरह। चाहे सिर्फ अदानी नहीं, हर तरह के कॉर्पोरेट्स को अभी खुला छूट दिया गया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक बहुत बड़ा बुरा जजमेंट दे दिया कि पोस्ट प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद क्लियरेंस दे सकते हैं। क्लियरेंस मिलना चाहिए पहले एनवायरमेंटल, लेकिन अभी कहा कि पोस्ट प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये जो पूरी तरह अटैक हो रहा है लोगों के आजीविका पर वगैरह, तो ये इसके खिलाफ लड़ना है। तो एक तो ये नव उदारवादी नीतियां जो है, वो नीतियों के खिलाफ संघर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और व्यापक तरीके से आंदोलन और संघर्षों में उतारना है। जिस तरह ये 3 कानून, कृषि कानून ले आए गए थे, उसके खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ, लगातार आंदोलन हुआ साल भर के लिए, जिससे उनको ये वापस लेना पड़ा। और अभी 4 श्रम कानून को नोटिफाई किया है परसों। ये श्रम कानून पूरी तरह आप देखेंगे, अगर कॉर्पोरेट मीडिया में स्वागत किया गया है, क्योंकि उससे कह रहे हैं कि अभी ये कानून खत्म हो गया, पुराने कानून, उससे हमें छुटकारा पा गया है, भी छटनी भी कर सकते हैं, फायर एंड फायर कर सकते हैं, सब चीज़ें हो सकता है। तो इसके खिलाफ अभी दोबारा नए सिरे से हमें आंदोलन और संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये आम जनता के जितने भी मसले हैं, रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो उनके राइट्स है, उसके लिए लड़ाई, और उस लड़ाई के साथ साथ अभी हमारे जो इस गठजोड़ का अटैक्स है, हमला है, उसके प्रति हमारा सिर्फ डिफेंसिव है। जब वो अटैक आता है तो हम रिएक्ट करते हैं, कैसे करना, कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है, सिर्फ डिफेंसिव, रक्षात्मक है हमारा। लेकिन और एक वैकल्पिक रणनीति तैयार करके जो सब पहलुओं को कवर करते हैं, आर्थिक क्षेत्र का, आर्थिक नीतियों के खिलाफ, और वैचारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सब मुद्दे हैं, उसको उठा के हमें तमाम लेफ्ट डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्सेस को इकट्ठा करके, लामबंद करके, हमें ये आने वाले दिनों में संघर्ष और आंदोलन करना पड़ेगा। और वो आंदोलन और संघर्ष सिर्फ अखिल भारतीय पैमाने पर, जनरल लेवल पर नहीं होना चाहिए, वो संघर्ष हर स्तर पर होना चाहिए। और जमीनी स्तर पर हम अभी ये पोजीशन पर आ रहे हैं
कि आरएसएस ने अभी नहीं, काफ़ी लंबे समय से जगह जगह पर ऐतिहासिक और कल्चरल फिगर्स और आइकॉन्स को चुन के उनको अप्रोप्रिएट किया है, अपना बना दिया और उसको ट्विस्ट किया है कि ये फलाना राजा ने मुस्लिम इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ा है। उस समय की लड़ाई प्योरी फ्यूडल रूलर्स के बीच में था, लेकिन उसको ट्विस्ट देते हैं। उसी तरह अभी हमारे एक जगह, एक राज्य में हमने कहा है कि हर जिले में आप एक टीम बना के हर जिले में मेक अ कल्चरल मैपिंग कि यहाँ कौन थे, हमारे आज़ादी की लड़ाई में कौन फिगर्स थे। वह लोग हर स्तर पर फिगर है, सिर्फ ऑल इंडिया के बड़े लीडर्स नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनका एनिवर्सरीज, वर्षगांठ मनाने के लिए, एंटी इंपीरियलिज्म, और ये दिखाना कि ये लोग जो आरएसएस है वो कभी इस तरह के फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल नहीं थे। एक तो इस तरह के स्वतंत्र सेनानी आइडेंटिफाई करके उनके लिए आयोजन करना। दूसरा, कल्चरल जो सांस्कृतिक फिगर्स है, आइकॉन, बड़े लेखक हो या कलाकार हो, उनके जो आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज उसके संबंध में, तो इस तरह ताकि एक ऑल्टरनेटिव कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज हम प्रोत्साहन करें, डेवलप करें डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करके। तो हर तरह के इस तरह के हमें प्रयास करने की जरूरत है। तो इसमें मैंने जब कहा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, अभी बहुत ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से जगहों में हिंदुत्व के हमले के सामने हम रिट्रीट करते हैं या कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करें, समझौता करके किसी तरह मैनेज करें। दिस विल नेवर हेल्प यू टू फाइट दैम। कोई भी टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ भी हमें हेल्प नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसे विकल्प की ज़रूरत है, और हमें ये वो विकल्प है, कॉन्फिडेंस होगा कि इस विकल्प को लेके हम उसको काउंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस और जितने भी जनता के संगठन है, जन संगठन है, जनतांत्रिक संगठन, जनवादी संगठन है, इन सब को हमारे पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो रहा है वो it is, as somebody said, it was something relevant to the 20th century. But 21st century भारत में our challenges are different. और ये मान के चलना पड़ेगा that our enemies have advanced. They have established strong positions and bases. वो समझ के हमें उसको कैसे काउंटर करें, इसके लिए हमें रणनीति तय करना पड़ेगा, और ये काम हम सब पर है, सब तमाम लेफ्ट डेमोक्रेटिक और सेकुलर फोर्सेस पर। थैंक यू।